उन्होंने ये भी नसीहत दी थी कि यहाँ पर सही तरीके से आचरण करें वरना वहाँ पर दंडात्मक कार्रवाई भी हो सकती है। इसके चलते जो कल हंगामे की तस्वीरें आई थी, आज एक बार फिर से सदन की कार्रवाई जो है वो शुरू हुई है और जारी रहेगी। बजट पेश होगा, उससे पहले जो राज्यपाल का अभिभाषण था उसी पर चर्चा और उसी पर जवाब आज देंगे सीएम मनोहर लाल। अध्यक्ष महोदय, रोहतक शहर को 2021-22 में स्टेट फाइनेंस कमीशन से 57.55 करोड़ रुपए दिए गए। 2022-23 में 76.94 करोड़ रुपए दिए गए। सेंट्रल फाइनेंस कमीशन से 9.40 करोड़ रुपए दिए गए। 2022-23 में 9.61 करोड़ दिए गए। और रोहतक शहर को स्कीम फॉर कंपनसेशन ऑफ लॉस ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी के 11.70 करोड़ दिए गए। मुख्यमंत्री समग्र विकास योजना के तहत 2021-22 में 28.69 करोड़ रुपए दिए गए। स्टाम्प ड्यूटी के 13.32 करोड़ रुपए दिए गए। अमृत योजना के 47.62 करोड़ रुपए दिए गए। कुल 162.38 करोड़ रुपए 2021-22 में गए। 2022-23 में गए 152.88 करोड़ रुपए। इसके अलावा 29.66 करोड़ रुपए का लोन भी दिया गया, ग्रांट दी गई थी लोन के रूप में, जिसको वापस रिकवर किया गया। पैसा दिया गया है और वो रोहतक शहर में लगा है। और जो है अभी भी आगे जो होगा लोकल बॉडी के माध्यम से लोकल जो वहाँ की चुनी हुई सरकार है वो काम करवाती है। सरकार के द्वारा जो उसका हक है रोहतक शहर को, जिस तरह से और हरियाणा के शहरों को दिया जाता है, रोहतक को भी दिया जाता है। ऐसे हो गया अकॉर्डिंग टू, नहीं बस मैं फैक्ट्स के हिसाब से बोलूंगा सर। ऐसे है जी कि पिछले 3 साल के ब्यौरे के अंदर इन्होंने दिया है 284 करोड़ रुपया एक्चुअल इनकम और एक्चुअल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 325 करोड़ है। जब इनका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही पूरा नहीं होता तो ग्रांटों के पैसे में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में डालते होंगे, वो और का पैसे लेके जाते होंगे। बात तो ये ना कि रेवेन्यू, इसीलिए इस बात के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑनरेबल स्पीकर साहब आपसे कि एक आधे घंटे की एक डिबेट इस सदन के अंदर हो और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन म्युनिसिपल कमेटी को स्ट्रेंथन करने के लिए कोई ना कोई बात करनी चाहिए, चाहे वो स्टेट फाइनेंस कमीशन से पैसे आए, चाहे गवर्नमेंट ग्रांट दे। म्युनिसिपल कमेटियों को अपने फंड्स पे डेवलपमेंट के लिए छोड़ोगे नहीं हो सकता। सीएम जी भी इस बात के लिए एग्री करेंगे कि हमारे जितने तनख्वाह उसके हैं, तनख्वाह मुश्किल से पूरी होती है कोई नहीं। जिन तक अगर पंचायतों को गांव में आप पैसे देते हैं तो शहरों में आप म्युनिसिपल कमेटी को अकॉर्डिंगली ग्रांट क्यों नहीं देते? इसके बारे में एक चिंतन का विषय है सर। धन्यवाद। सीताराम यादव जी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उप मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अटेली तहसील को उपमंडल के रूप में घोषित करने के लिए सरकार द्वारा एक समिति का गठित किया गया है। यदि हाँ तो उसकी रिपोर्ट क्या है और अटेली को कब तक उपमंडल घोषित किए जाने की संभावना है? अध्यक्ष महोदय, कमेटी के पास अटेली का प्रपोजल आया हुआ है, अंडर कंसिडरेशन है सरकार की, और कोई स्पेसिफिक टाइमलाइन नहीं दी जा सकती क्योंकि बारी बारी सेंट्रल गवर्नमेंट सेंसस की बाउंड्री सीलेज के नोटिस प्रदेश सरकार को भेजती रहती है। हम नए सेंसस का भी इंतजार कर रहे हैं और उसके साथ साथ एक रिव्यू एरिया पॉपुलेशन सब डिवीजन में, तहसील में कितना होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट में कितना होना चाहिए, उसका कर रहे हैं। जब उसकी रिपोर्ट सबमिट होगी उसके बाद ये प्रपोजल कंसिडर किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी को बताना चाहूंगा कि 10/10/2017 को पत्र क्रमांक 2730 और 13/2/2020 को पत्र क्रमांक 3490 इनके द्वारा उपायुक्त महोदय नारोल के द्वारा रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें अटेली तहसील को उपमंडल बनाने के जो नॉर्म्स सरकार द्वारा निर्धारित किए गए हैं वो सभी पूरे करती है, जिसमें 16 पटवार हल्के 60 गांव सम्मिलित किए जाने प्रस्तावित हैं, जिनमें उपरोक्त प्रारूप के क्रमांक नंबर 1 से 14 पटवार हल्का व 52 गांव तहसील अटेली में स्थित है तथा एक पटवार हल्का मुड़िया खेड़ा जिसमें 4 गांव तहसील करनाल में स्थित है।
तथा एक पटवार हल्का गुवाणी जो 4 गांव तहसील नारनौल में स्थित है। उपरोक्त 60 गांवों का कुल क्षेत्रफल 25,415 हेक्टेयर है तथा जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या 1,29,019 है। प्रस्तावित उपमंडल की जिला मुख्यालय से दूरी 17 किलोमीटर है। प्रस्तावित उपमंडल में एक अटेली व एक पंचायत खंड अटेली है। इस प्रकार हरियाणा सरकार द्वारा निर्धारित उपमंडल बनने के सभी मापदंड पूरे होते हैं। अतः अटेली तहसील को उन्नत करके उपमंडल का दर्जा दिया जाना उचित होगा। ऐसी रिपोर्ट माननीय उपायुक्त महोदय नारनौल द्वारा सरकार को भेजी गई है। तो लगभग 6 साल होगी। तो मेरा आपके माध्यम से उप मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि अटेली को उपमंडल घोषित करने का आश्वासन मुझे दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, मैंने खुद माना है कि रिपोर्ट आई हुई है, मगर जैसे माननीय सदस्य ने बताया कि इतने इस सब डिवीजन से, इतने इस सब डिवीजन से गांव निकाले जाएंगे, तो क्या आने वाले समय में उन सब डिवीजन के अंदर जो पॉपुलेशन क्राइटेरिया, विलेज के नंबर्स का क्राइटेरिया वो फुलफिल हो पाएगा? इसके ऊपर हम जल्द एक कमेटी FCR की अध्यक्षता में बनाएंगे जो इस पूरे सिलेक्शन मेथड को रिव्यू करके सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी। उसके बाद ही कोई निर्णय सरकार द्वारा लिए जाएंगे। धन्यवाद। श्री संजय सिंह जी। स्पीकर साहब, क्वेश्चन नंबर 32 जी। सर, आंसर लेट ऑन द फ्लोर। स्पीकर साहब, हमारा जो सोना विधानसभा है, इसमें तावड़ू और सोना 2 सब डिवीजन लगते हैं। दोनों में किसी में मिनी सेक्रेटरीट नहीं है और ये घोषणा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की भी और स्टार्टिंग की घोषणा है। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि ये कितनी जल्दी काम शुरू कर दिया जाएगा? सर, 26/12/2022 में हमारे पास रेवेन्यू डिपार्टमेंट से पत्र आया था कि लैंड अवेलेबिलिटी हो चुकी है। आर्किटेक्चर विभाग को नक्शे बनाने के लिए फाइल भेज दी गई है। जैसे ही अनुमान आ जाएगा कि लागत कितनी होगी, तो जैसे उसका टेंडर करके उसका काम शुरू करेंगे, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी भी है कि जहां पर ऑफिसर डिप्लॉय हो चुके वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर जल्द से जल्द देकर आम जनता को भी उसका लाभ दिया। धन्यवाद। श्री बिशनलाल सैनी जी। स्पीकर सर, 33 जी। सर, आंसर लेट ऑन द फ्लोर ऑफ हाउस। हाँ जी, राजबाब दिए जी। तो आंसर जो है टेबल कर दिया गया है। टेबल पर यहाँ कहाँ है? आपके इसमें देखो ना, कहाँ है उधर का बच्चा उसके साथ में? मार दिया। नहीं, ये तो अपना क्वेश्चन तो पहले निकाल के रखना चाहिए। हाँ जी। मंत्री से ये पूछना चाहता हूँ कि जितने भी तालाब हैं गांव के अंदर जो गंदे पानी के भरे खड़े हैं, पूरे हरियाणा का नहीं, कम से कम रदौर को तो बता दो भी वहाँ कितने समारे और उनका क्या इंतजाम किया या करोगे कि नहीं करोगे? रदौर हल्के के, हाँ जी, रदौर हल्के के जितने भी तालाब हैं जो गांव के अंदर हैं जिनमें गंदा पानी भरा पड़ा है, जोहड़ यानी के, और उनमें जो है उबड़ खाबड़ हो रहा है, पानी बाहर निकल रहा है, भाई उनमें से कोई पौंड अथॉरिटी ने कोई आधा जोहड़ ठीक किया या नहीं किया? अध्यक्ष महोदय, हमने हरियाणा पौंड अथॉरिटी के द्वारा पूरे प्रांत में 1615 तालाबों की एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दे दी है, जिसमें 1047.67 करोड़ रुपए की योजना बना दी गई है और रदौर हल्के के अंदर 37 तालाबों की पौंड अथॉरिटी के द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दे दी 29 करोड़ रुपए की, जो और एवरेज निकाला जाए तो 3 गुना ज़्यादा है। रूरल डेवलपमेंट के द्वारा मनरेगा की 86 लाख की कुल 48 केस आपके क्षेत्र के हैं 29.86 करोड़ की लागत से, जिन पे काम शुरू अभी चल रहा है। स्पीकर सर, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि वीर दौर के अंदर किसी में कोई एक आधा काम हुआ भी है, योजना ही बन रही है? ये लिखा है ना कि 3 का पूरा हो चुका है, लिखा तो है। स्पीकर सर, किसी भी काम करने के उनके नाम बता दें। पहले एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होती है, पूरे नाम बता होता है, फिर उसका काम होता है, प्रक्रिया है।
जबकि इनके क्षेत्र के हमने एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल देके टेंडर प्रक्रिया में डाल दिया गया है और 37 तालाब इनके क्षेत्र के लिए रखे हैं और उन पे सब पे 29 करोड़ रुपए की लागत से काम होगा। स्पीकर सर, जो ये कह रहे हैं मंत्री जी, ये सिर्फ इतना बता दे भी कौन कौन से गांवों के अंदर करे, पूरे पौंड अथॉरिटी के अंदर कौन कौन से गांव आए हैं जिन्होंने के अंदर काम कर दिए? वो तो आपने ही लिस्ट दी है। हाँ जी, आपकी लिस्ट है, आपको लिस्ट भिजवा दूंगा मैं। नहीं तो लिस्ट क्या है इसमें? तो आपने लिस्ट दी थी 37 मैं तो पूछा भी सवाल में पहले पूछ रखा, मैंने तो पहले यही पूछा है आगे भाई वो नाम बताया। ऐसा है कि वो आपके क्षेत्र की लिस्ट में आपको भिजवा दूंगा। बजवाओं क्या एक भी हुए नहीं, एक भी बजवाओं के कहाँ थे आप? हाँ क्या हुआ है, मैं इनको बताता हूं, एक सेकंड को काम भी पढ़ के बताने पड़ेंगे मुझे। ना है मेरे पास लिस्ट की, अब पढ़ो, आप देखना शुरू करो काम के नाम। आपका है ब्लॉक जगाधरी का शमशान घाट पौंड, रदौर का SC पौंड, रदौर का नियर शमशान घाट, जगाधरी का दुसानी, जगाधरी का चौरान पौंड, करेरा खुर्द, पंचनी SC नहीं, इनका कम आता है दो भी। ये लिस्ट जो है 37 इनकी 37 के तालाबों की लिस्ट आपके पास है। ये रदौर की है, ये रदौर की लिस्ट मैं आपको दे देता हूँ, ये मेरे पास है। आपके हल्के के तालाब। धन्यवाद। ये लक्ष्मण सिंह यादव जी 3-4 सर, आंसर लेट ऑन द फ्लोर। सर, आपके माध्यम से डिप्टी CM साहब से सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा कि पिछली बार मैंने एक क्वेश्चन उठाया था पुल का, आज उसकी प्रशासनिक अनुमति भी दे दी, उसका पैसा भी सैंक्शन होगा, इसलिए आपका धन्यवाद भी करता हूं। और साथ में आपसे एक निवेदन भी करता हूं कि मेरे यहाँ एक छोटे से एरिया में ही 3 टोल लगा रखे हैं, एक तहसील से तहसील तक है, दूसरा जिले से जिले तक है और तीसरा जो है नेशनल हाईवे का है। नेशनल हाईवे की मैं चर्चा नहीं करना चाहता, मैं तो स्टेट पे जो ये इस तरह से टोल लगा रखे हैं उससे इलाके में रोष है, लोग धरने पे बैठे हुए हैं और ऐसे ऐसे टैक्स लगा रखे हैं। स्कूल की बसों पे भी, जो कि स्कूल की बसें तो फ्री होती हैं, उस पर भी टैक्स है। कोई गोडा नवाने आ जाए उन गाड़ियों पे भी टैक्स है। मेरे क्षेत्र के छोटे मोटे कमर्शियल व्हीकल हैं उन पे भी टैक्स है। तो मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, पूरे हरियाणा में केवल 12 टोल है, केवल 12 टोल है, जिसमें से 3 मेरे हल्के में हो गए और 12 भी आपको तहसील से तहसील में है, राज्य मार्ग पे 3 है, इसलिए टोटल ही 12 है। मैं पूछना चाहता हूँ डिप्टी CM साहब से, केवल 12 ही है क्या हरियाणा में? कोई और कनेक्टिविटी है ही नहीं। तो इस तरह का अन्याय मेरे साथ ना करें, क्योंकि लोगों में, जनता में रोष है। मैं तो आपके लिए कई बार ये भी कहता हूं कि गैरों पे करम अपनों पे सितम, ए जाने वफा ये जुल्म ना कर, हम चाहने वाले हैं तेरे, इस कदर सताना ठीक ना कर। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि ये मेरे दो टोल हैं, या तो पूरे हरियाणा में सब लागू करें या मेरे भी इन दोनों टोलों को हटाने का काम करें। मेरा यही निवेदन आपसे। माननीय सदस्य ने जो बात कही, हरियाणा प्रदेश में जो हमारे स्टेट हाईवेज, MDRs या जो अदर रोड्स हैं उनके ऊपर 12 कमर्शियल टोल प्लाजा है। कोई भी प्राइवेट व्हीकल पर PWD के 12 टोलों में टोल कलेक्शन नहीं हो। जो इन्हें बात कही कि स्कूल बसेस तो मुफ्त है, कमर्शियल नंबर प्लेट का कोई भी व्हीकल क्रॉस करेगा तो उनको टैक्स पे करना पड़ता है। और जो इनने बात कही कि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ये पीछे भी एक डेलीगेशन मेरे से लेकर मिलकर गए थे, हमने उसमें एक टोल प्लाजा जो टोल प्लाजा 54 है,
उसको एग्जामिन कराया और ये मैं आज अनाउंसमेंट करता हूं कि 1 मार्च से उसको हम बंद कर देंगे, क्योंकि उसके अंदर सरकार को जो वायबिलिटी कमर्शियल व्हीकल की है वो नहीं आ रही और लोकल लेवल पर वहां पब्लिक को भी उसकी हिंड्रेंस आ रही। बचे हुए जो टोल प्लाजा है उनकी हम समीक्षा करा लेंगे। अगर वहां वायबिलिटी नहीं आती, कमर्शियल एक्टिविटी लिमिटेड है और लोकल रेजिडेंट्स को उसकी दिक्कत आती है, तो जरूर आने वाले भविष्य में उस पर विचार करें। सर एक मिनट गोभी जी, 1 मिनट। मेरा आपसे यही निवेदन है कि उसका भी आपने देख ही लिया, उसमें 1,41,00,000 के आसपास कलेक्शन इकट्ठी होती है, जबकि इतनी तो सैलरी भी है। और फिर बाकी तो मैं ये कहना चाहता हूं वहीं क्यों जरूरी है। राज्य राजमार्ग पे 60 टोल है पूरे हरियाणा में, प्रमुख जिला मार्ग पे केवल 3 टोल है हरियाणा में, अन्य जिला मार्ग पे केवल 2 टोल है हरियाणा में। तो ऐसा मेरी विधानसभा में क्या ऐसी कमजोरी आ गई, लोग धरने पे बैठे हुए हैं। मैं डिप्टी सीएम साहब से कहना चाहूंगा, लोग मेरे कपड़े फाड़ रहे हैं, इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, इसको भी 1 करोड़ क्या मायने रखता है। पूरा उसमें रोष है पूरी विधानसभा में। छोटी बसों की लाइनें लग जाती है पढ़ने वाले बच्चों की, 1,41 सारा टोल है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इसको भी हटाने का काम करें या पूरे हरियाणा में सब रोडों पर लागू कर दे। मैं बताऊंगा कहां से डिस्ट्रिक्ट का कनेक्टिविटी है, कहां से स्टेट से कनेक्टिविटी है, कहां से तहसील की कनेक्टिविटी है, मैं सारी बता दूंगा, तो सब पे लगा दो। लेकिन बहन जी मेरे पे ही क्यों इतना अत्याचार हो रहा है। मैं तो ये निवेदन करना चाहता हूं, मैं तो उस रोड से निकल भी नहीं पा रहा। क्या सारे सब हो गया लक्ष्मण जी, या सबकी जांच करा ले, किस पे कितना पैसा लगता है एक बार लगा के देख ले। लक्ष्मण जी उनको जवाब देना जरा प्लीज। अध्यक्ष महोदय, मैं अगले जो हमारी रिसेस के बाद की सीटिंग है, जो टीपी 53 की बात करें, जहां कलेक्शन जो है वो 1.5 करोड़ के लगभग है, उसकी भी एक रिव्यू कराकर उस पर सरकार निर्णय ले लेगी और टीपी 54 को 1 मार्च से हम बंद के बीच में रोज जिला हेडक्वार्टर जाना पड़ता है। और मैं कहता हूं इतना दुर्भाग्य है जनता का कि लोकतंत्र के अंदर रोड सेस भी दो डीजल पे और भी सारे रोड के टैक्स दो, और फिर ये टोल क्यों, और हमारे ऊपर तो जजिया टैक्स लगा हुआ है। अगर लक्ष्मण जी की बात मान रहे हो तो हमारे पे भी रिक्वेस्ट कर दो, संत वाले भी देश के नागरिक हैं। सुभाष गांगुली जी 35 आंसर लोड। उन्होंने अध्यक्ष जी एग्जामिन कर रहे हैं। इसके बाद अध्यक्ष जी 3 अप्रैल 2022 को चीन सफीदों रोड के चौड़ीकरण की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की थी और 3 फरवरी 2023 को मैंने अधिकारियों से पूछा कि ताकि मैं क्वेश्चन लगा सकूं भाई क्या स्टेटस है। उन्होंने कहा कि जे आज तक इस रोड के लिए एस्टीमेट बनाने की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई है। और मैंने क्वेश्चन लगाया, मेरे क्वेश्चन लगाने के बाद इसकी प्रक्रिया शुरू की गई और वो जो प्रक्रिया की शुरुआत है वो एक्शन ऑफिस से होती है। आज तक उस एक्शन ऑफिस से इसका एस्टीमेट नहीं गया। तो कृपया करके, और उप मुख्यमंत्री जी ने जब मैंने समय सीमा की बात की तो उप मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इसको समय सीमा में नहीं बांधा जा सकता। मैं तो आपके माध्यम से उप मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस रोड का चौड़ीकरण कब तक कर दिया जाएगा, इसकी समय सीमा जरूर तय की जाए। कम से कम काम शुरू कब तक हो जाएगा, इस बात की तो जरूर से जरूर समय सीमा तय करे। इसी प्रकार से मैंने 21 सड़कों की भी मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि इनका मरम्मत का काम और चौड़ीकरण का काम होगा, लेकिन उन 21 सड़कों का भी अब तक एस्टीमेट एक्शन ऑफिस तक भी नहीं बना। उनमें से 3-4 सड़कें मैंने मेरे 25 करोड़ के कामों में दी, क्योंकि लोकल जो ऑफिसर थे उन्होंने कहा जी आप पहले मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं में से कुछ सड़कें दे दो। पहले तो वो सारी की सारी की बात कर रहे थे, लेकिन मैंने जो ज्यादा महत्वपूर्ण थी वो भी अपनी 25 करोड़ की मैं दे दी। वो जरूर एस्टीमेट हेडक्वार्टर पर आए हुए हैं, लेकिन मेरी जो बाकी 17-18 सड़कें हल्के की जो मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी और जिन से सफेदों का चौड़ीकरण का था, इसकी समय सीमा जरूर से जरूर तय की जाए। उप मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से निवेदन है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहाँ माननीय सदस्य ने बात कही कि आज तक एस्टीमेट नहीं बना, इस सड़क का एस्टीमेट जो हमारे पास डीपीआर के माध्यम से आया वो 79 करोड़ का है और इसके लिए जो फॉरेस्ट क्लियरेंसेज और हमें और
अप्रूवल चाहिए होते, उसके लिए फाइल ऑलरेडी पुटअप कर दी गई है। आने वाले भविष्य में जैसे ही फॉरेस्ट से परमिशन आती है, इसकी वाइडनिंग भी सड़क की हम करेंगे। ये सरकार की अनाउंसमेंट है और उसको पूरा किया जाएगा। जहाँ सड़कों की बात आई है, इनकी तरफ से 25 करोड़ की प्रायोरिटी में भी अब तक 15 करोड़ के ही डिमांड मेरे पास आई है। मैं चाहूँगा जो आपकी 21 सड़कों की आप बात कर रहे हैं, उनके अंदर वो 10 करोड़ के काम जल्दी से जल्दी भिजवाए, इस फाइनेंशियल ईयर में हम टेकअप करें। जो मैंने काम दिए हुए थे वो लगभग 23 साढ़े 23 करोड़ के दिए थे। उसमें से भी मुख्यमंत्री जी की घोषणाओं के काम अकेले 10 करोड़ के हैं। वो भी सिर्फ इसलिए कि हमारे एक्शन और एससी ने ये कहा कि सर दोनों हो जाएंगी तो आपका जल्दी काम हो जाएगा, क्योंकि सड़कें इतनी टूटी हुई हैं। और कम से कम मैं ये तो जरूर चाहूंगा, एक तो आज से रामनगर की सड़क है, लोगों ने उसके ऊपर से अल्टरनेट रास्तों पर जाना शुरू किया। वो मुख्यमंत्री की घोषणा में भी है, मेरे 25 करोड़ में भी है। और कम से कम उस सड़क की और जो जीन सफेदों का चौड़ीकरण है, इसका टाइम बाउंड जरूर से जरूर अध्यक्ष जी करवा जाए, क्योंकि 10 महीने में मैं कोई वो नहीं कह रहा, 10 महीने में मेरा क्वेश्चन जब एक्शन ऑफिस में गया या इंजीनियरिंग सेल में गया, उसके बाद इस पर काम शुरू हुआ। पूरे 10 महीने तक इसके ऊपर कोई भी काम शुरू नहीं हुआ, कम से कम एस्टीमेट बनाने का भी काम शुरू नहीं हुआ था। तो कम से कम अब काम कब तक शुरू हो जाएगा, इसका जरूर टाइम बाउंड किया जाए। एक मिनट जी, इसी से मुतल्लक है जी, मेरा जींद का ही है जी। ना सारे जो फिर तो सफेद पूरे हरियाणा की सड़कें होंगी। ना ऐसे नहीं है, पूरे हरियाणा की सड़कें होंगी फिर। ना सबके सारे हरियाणा में सड़कें हैं। नेक्स्ट महोदय, आज कहना कि टाइमलाइन किस दिन काम शुरू हो जाएगा, ये फॉरेस्ट की क्लियरेंस के बाद ही इसका अनुमान लगाया जा सकता है। दूसरा, माननीय सदस्य ने जो हाट की सड़क की बात कही है, मैं चाहूँगा हरियाणा इंजीनियरिंग वर्क्स पोर्टल पर माननीय सदस्य भी खुद देख सकते हैं कि इसके एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल डल चुका है। टेंडर प्रक्रिया में जितना समय लगेगा उस अवधि को हम शॉर्ट लाइन भी नहीं कर सकते, मगर उसके बाद प्रक्रिया जो कंस्ट्रक्शन की है वो शुरू सर उनमें तो कोई वो नहीं होता। जो 17 सड़कें बची हुई हैं, 5-6 तो मैंने मेरे 25 करोड़ में दे दी। जो 17 सड़कें बची हुई है उनका तो कम से कम टाइम बाउंड कर पहले ये तो बढ़ने दो। श्री हरविंदर कल्याण जी, Uh, 36 number on the floor. स्पीकर सर, मेरे विधानसभा में एक गर्ल्स कॉलेज का कार्य अभी रुका हुआ है और मैंने जो जानकारी ली थी तो मुझे माननीय उप मुख्यमंत्री ने जो जवाब मुझे मिला है उसमें उन्होंने कहा है कि वर्तमान में कोई समय सीमा नहीं दी जा सकती, क्योंकि मामला माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। माननीय उच्च न्यायालय ने संविदा एजेंसी के खिलाफ बलपूर्वक कार्रवाई करने से रोक दिया है। ये सही है कि मामला सब जुडिस है, मगर मैं इसमें कहना चाहूँगा कि ये भी सही है कि उस एजेंसी ने फ्रॉड किया हुआ है, जो जग जाहिर है। और मेरे विधानसभा में ही एक और एनसीसी एकेडमी, वो भी इसी एजेंसी के पास वो काम है, वो भी रुका हुआ है। तो मेरा स्पीकर सर ये कहना है कि बलपूर्वक इसमें कोई विषय नहीं है, विभाग एक क्लियर स्टैंड ले, क्योंकि वो एजेंसी जो है अभी पिछले दिनों में विजिलेंस ने भी उसके ऊपर इंक्वायरी की है किसी हैफिड के मामले में। तो जब आर्बिट्रेशन संभव नहीं है तो विभाग एक एफिडेविट कोर्ट में फाइल करे और आगे नियमों के अनुसार उस कॉन्ट्रैक्ट को खारिज करके रीटेंडरिंग करके और इन प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने का काम करे। इतना मेरा आपके माध्यम से निवेदन है। माननीय अध्यक्ष जी, 65% इस संस्था का काम हो चुका था और उसके बाद इंक्वायरी करेगी। इसके अंदर बजट अनुमान से ज्यादा लागत लगाई गई थी, जिसके ऊपर हाई कोर्ट ने कोरेसिव एक्शन के लिए मना। शिक्षा, भाषा, जन स्वास्थ्य, सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में जांच हो रही है, दोषी साबित नहीं हुआ है। देखिए आपसे निवेदन करता हूँ, हर विषय के ऊपर चर्चा करेंगे।